प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो वक्त आ गया है। प्यारे साथियों, आप सब लोग जो कि बिहार बोर्ड के जितने भी 12th के बच्चे हैं, सबको इस दिन का इंतजार था। हर बच्चा ये चाह रहा था कि वो दिन आए जल्दी से, जो बिहार बोर्ड समिति जो है मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी जारी करे। तो प्यारे साथियों, सभी विषय के मॉडल पेपर जारी हो गए हैं। आप सभी की टीम, आप सबके प्यारे शिक्षक, प्यारे साथियों, सबसे विश्वसनीय टीम जिस पर आपने भरोसा करके एक साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, कई साल से पढ़ाई हमारे बिहार के बच्चे कर रहे हैं, आप सबके लिए सबसे सटीक आंसर और सबसे पहले आंसर लाने के लिए पूरी टीम बारी बारी आप सभी के लिए जो है आंसर शेड्यूल होता रहेगा, यानी पेपर यानी आपका सेशन शेड्यूल होता रहेगा। प्यारे साथियों, आप सभी को आंसर मिलता रहेगा। एक बार प्यारे साथियों लाइक कर दीजिएगा, सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे बिहार के हर बच्चों को ये वीडियो से लाभ मिलना चाहे, जो भी इसमें लाभ आप सबको मिले वो हर बच्चे को मिले। और मुझे ये पूरा भरोसा है प्यारे साथियों, बहुत लाभदायी ये वीडियो होगी। क्यों? क्योंकि आप सब लोग के दिमाग में एक डर बना रहता है कि बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड का पेपर कैसे आता है। तो प्यारे साथियों, आप सीधे सीधे लिख रहा है असली पेपर ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या है, पूरा उसका ये समझ लीजिए कि कार्बन कॉपी समझो, ऐसे कि मॉडल पेपर इसका मतलब क्यों जारी करता है बिहार बोर्ड। प्यारे साथियों, आप सबका जो बिहार बोर्ड में मेन पेपर होगा उसका कहीं ना कहीं ऐसे ही पूरा पैटर्न होगा। तो आप सबके लिए बहुत एनर्जी बूस्ट करेगा ये वीडियो। तो प्यारे साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं हर जगह शेयर कर दो, सारे मित्रों सभी साथियों के पास शेयर कर दो, जिससे कि आप सभी के साथ साथ उन भाइयों को भी लाभ मिल सके। प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्या आपको बोर्ड ने जारी किया है, तो इसके लिए मैं आप सबको इसका आंसर, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन हर बच्चा जानता है, हिंदी में ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से गद्य खंड, काव्य खंड, प्रतिपूर्ति और क्या व्याकरण, इन चारों पार्ट से मिला के 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 50 का आंसर आपको देना रहता है, वो भी OMR पे देना रहता है। चाहे आप स्टार्टिंग से 50 कर दो, चाहे 20 से 50 कर दो, या बीच बीच से मिला के 50 कर दो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आपको टोटल 50 आंसर देने होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक बात ध्यान देना है, अगर आपने जो स्टार्टिंग से 50 किए हैं आंसर, वही OMR में जब आप लोग की जब रीडिंग होगी तो प्यारे साथियों केवल स्टार्टिंग के 50 लेते हैं आंसर में। ऐसा नहीं, अगर किसी में मान लो आंसर स्टार्टिंग में गलत कर दिए, चलो हम नीचे कर देते हैं सही, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है 51वां नंबर का आंसर नहीं वो काउंट होगा, भले सही है तो आपका स्टार्टिंग से 50 प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए। प्यारे साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब लोग को समझ लीजिए, ये टेस्ट भी हो जाएगा कि आप सबकी तैयारी किस लेवल की है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी, बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम की दृष्टिकोण से बिहार बोर्ड समिति द्वारा जारी ये मॉडल पेपर है। आप सब लोग देखिएगा कि आप सबकी तैयारी पूरी विद्याकुल टीम की जो है मिलकर जो आप सबके लिए इतना स्ट्रांग बनाई है। देखिए, आज आप सबकी एनर्जी बूस्ट होगी और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग का लेवल कितना अच्छा हो चुका है। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्यारे साथियों, ये यहां पे अगर देखा जाए तो आप सब लोग इसका निर्देश कई मॉडल पेपर में पढ़ चुके हैं। आपके शिक्षक, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन इस बात को समझा चुकी हैं कि इसका जो है निर्देश क्या होता है। जैसे परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का मतलब जो आपका रोल नंबर, क्रमांक, संख्या, ये सब चीजें OMR पे फिल करना होता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ज्यादातर कोशिश करें अपने शब्द में दें, ठीक है। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्न मतलब जो दाहिने ओर देखिएगा तो आपका वहां पर जो कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन है वो सब बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ होता है। खंड A में 100 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहता है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अभी मैं आप सबको यही समझा रहा था, यही बता रहा था, जो कि आप सबको जो है सोचिए, बिहार बोर्ड समिति आप सबके लिए इतना कुछ अच्छा करता है कि आप सबको पूरा पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। यानी कि आप सबको वहां पे इन सब चीजों को पढ़ने की बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में जरूरत नहीं है। आप सब लोग पहले ही जानते रहोगे कि निर्देश में क्या होगा। खंड बा में 6 विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 करने होते हैं। आपको पता ही है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, यानी मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते हो। अब देखिए खंड A वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 100 क्वेश्चन है। मैं तो आपको 100 के 100 आंसर बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको
50 के आंसर देने हैं, 100 में से कहीं से भी। पावर ऑफ मुटका भैया, कोई बात नहीं, पावर ऑफ विद्याकुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है। सभी लोग देखिएगा, तैयारी किस लेवल की आप सबकी हो चुकी है। अब आप लोग आंसर देना शुरू कर दो, शेयर कर दो प्यारे साथियों इस वीडियो को, जिससे हर बच्चे को इससे लाभ मिल सके। चलिए देखिएगा, दिल छोटा करना, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया? दिल छोटा करना, प्रसन्न होने से छोटा से कोई मतलब नहीं है, संतप्त होना, कृपण होना। भैया जब वो हतोत्साहित किसी को करोगे तो क्या कहेंगे? दिल छोटा हो गया यार। क्यों कहते हैं? क्यों हतोत्साहित हो रहे हो? क्यों हतोत्साहित हो रहे हो? एकदम उत्साह में रहो, समझ रहे हैं? हतोत्साहित करना, आंसर ए हो जाएगा। आंखों का तारा होना, अप्रिय होना, शत्रु होना। आंखों का तारा कौन होता है भैया? कौन होता है? जो बहुत प्रिय होता है, जो आपका बहुत प्रिय होता है, वही तो आंखों का तारा होता है लल्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुद्राएं बनाना, रंग बदलना, वेश बदलना। लाल पीला का मतलब होता है बहुत क्रोध करना। जैसे कहते हैं भैया एकदम लाल पीला हो गए ना, एकदम लाल पीले हो गए गुस्से में, क्रोध करना। गोद में सोने वाला। अच्छा एक बात और आप सब लोग बताइएगा, अभी एक दिन पहले मैं अपनी तरफ से एक मॉडल पेपर जारी किया था कल 11 बजे के सेशन में। आप देखिएगा कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, ये भी देखिएगा। जो जो बच्चे कल लाइव थे आप देखिएगा जरूर, यही क्वेश्चन यही मैं बताया था। गोद में सोने वाला, आप लोग क्या बताओगे प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ। गोद में सोने वाला क्या? अंक साई। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब। शिक्षा शब्द क्या है? सभी बच्चे बताओ। शिक्षा अच्छी होती है, अच्छा होता है? सभी बच्चे बताओ, अच्छा होगा या अच्छी होगी? आप बोलोगे गुरुजी अगर अच्छा होगा पुल्लिंग, अच्छी होगी तो स्त्रीलिंग। तो शिक्षा अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता। तो आंसर क्या लगाओगे? स्त्रीलिंग, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सभा शब्द क्या है? सभा लगी हुई एक, लगा हुआ है। सभा बैठी एक, बैठा है। सभा अच्छी एक, अच्छा है। प्यारे साथियों ए भी स्त्रीलिंग है, ए भी स्त्रीलिंग है, बी बिल्कुल सही जवाब। परीक्षा, परीक्षा बताओ, परीक्षा आपका बताओ अच्छा है, परीक्षा अच्छा हुआ या अच्छी हुई? बताओ, क्या बताओगे? परीक्षा शब्द क्या है? सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ प्यारे साथियों। लिंग टॉपिक में बहुत अच्छे समझाया हूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत अच्छे समझाया हूं। परीक्षा बताओ जल्दी से। परीक्षा बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ। अच्छी परीक्षा नहीं होती। बताओ जल्दी से कमेंट करके प्यारे साथियों, आप सब लोग बताओ कैसी परीक्षा हुई है? उसको थोड़ा वहां साइड कर दो। बताओ भाई जल्दी बताओ। बहुत सही। परीक्षा प्यारे साथियों अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता। क्या होगा? स्त्रीलिंग। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, घी शब्द प्यारे साथियों दूध से निर्मित शब्द मैं आप सबको बताया हूं। दूध से कोई वस्तु निर्मित होती है, सब पुल्लिंग होते हैं। दूध क्या होता है? दूध अच्छा, ठीक है। दही खट्टा, खट्टी नहीं, ठीक है। उसमें छाछ केवल एक ऐसा है जो आप सबके लिए अपवाद होता है, छाछ स्त्रीलिंग होगा, बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं। तो घी भी अच्छा होता है, घी अच्छी नहीं होती, घी अच्छा होता है। घी शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के पूरे 2 भेद होते हैं भैया हिंदी में, और संस्कृत में 3 होते हैं। वचन के जो 2 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? आप सब लोग बताओगे कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची आप सब लोग बताओ क्या होता है भैया? पावक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची सरोज हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या बताओगे? जो बहुत बोलता है वाचाल हो जाएगा। जो पुरुष अभिनय करे वो अभिनेता होता है, और जो जो महिला अभिनय करे वो अभिनेत्री होती है, ठीक है। जल में रहने वाली सेना को क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। जो जल में रहती सेना उसको क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र कहते हैं। क्या? कुशाग्र कहते हैं।
कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल और नयन, विशेषण विशेष की मैंने बताया हूं, विशेषण विशेष की या विशेषण विशेषण की या विशेष विशेष की, इसकी बात अगर की जाएगी तो आप लोग कर्मधारय समास बताना, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आजीवन, किसी भी शब्द में अगर बड़ा आ से प्रारंभ कोई शब्द दिखेगा तो आप सबको क्या बताना होगा भैया? अव्ययी भाव समास। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्रज और अनुज, आपको पता है अग्रज किसे कहते हैं? अग्रज किसे कहते हैं भैया? बड़े को कहते हैं। अनुज किसे कहते हैं? छोटे कहते हैं। बड़ा छोटा शब्द अगर ऐसे मिलेगी इसका मतलब ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, और जहां विपरीतार्थक शब्द होता है हमेशा वहां पे आपको मैं बताया हूं प्यारे साथियों द्वंद्व समास होता है। आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, क्या नवरत्नों का समाहार? इसका मतलब दिगु, यानी संख्यावाची बात हो रही है, दिगु। आप सब लोग से अगर पूछे नवयुवक, आप सबसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसमें नवयुवक में आप लोग दिगु मत बताना। क्यों? इसमें क्या होगा प्यारे साथियों? सभी लोग बताओ। इसमें कर्मधारय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नव क्या है? संख्यावाची विशेषण है, यहां पर संख्यावाची विशेषण है, आप सब लोग ध्यान देना। और युवक क्या है? युवक क्या है प्यारे साथियों? ये क्या है? विशेष से है, और जहां विशेषण विशेष की बात होगी वहां कर्मधारय हो जाएगा। कभी नव युवक का समाहार आपने सुना है? नहीं सुना। नवरात्रि का समाहार सुना होगा, नवरत्न का समाहार सुना होगा, लेकिन नवयुवक का समाहार नहीं सुने होंगे। इसलिए प्यारे साथियों यहां पर क्या होगा? नवयुवक में कौन समास होगा? यहां पर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नवरत्न पूछ रहा है, नवरात्रि पूछ रहा है, तो दिगु समास हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चिरंजीवी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? आप सब लोग को रोज बता रहा हूं इस बात को भैया, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। आप सब लोग को ये भी अच्छे से रटाया हूं, पढ़ाया हूं, समझाया हूं। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 23 में देखिए क्या है? दिगंबर का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो दिक धन अंबर, क्या बताओगे? दिक धन अंबर, इसमें कौन संधि है? जैसे हलंत आपको दिखेगा तुरंत उसमें बता देना गुरुजी व्यंजन संधि। यहां से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि दिगंबर में कौन संधि है, तो ऑप्शन में व्यंजन संधि। विच्छेद पूछ रहा है, दिक धन अंबर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। यशोदा, यशोदा आप लोग को कम से कम भाई कितनी बार सॉल्व करा दिया हूं, आप सब लोग जानते हैं। यशोदा की बात करेगा, यशः धंधा, जैसे यहां विसर्ग दिख गया चिन्ह, आप लोग से अगर पूछे कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। और अगर आपसे पूछे कि इसका विच्छेद बता दो भैया, यशः धंधा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विसर्ग का ओ हो जाना इसमें नियम लग रहा है, विसर्ग संधि का पहला नियम। तपो, देखिए इसमें पूरा सेम नियम है। यशोदा तपोबल यानी तपह धन बल, यशः धंधा, मनः धन जा मनोज, मनः धन विकार मनोविकार, मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन रंजन मनोरंजन, ऐसे बहुत से एग्जांपल होंगे। तो यहां पर देखो दिख रहा होगा विसर्ग संधि ये भी है, तपह धन बल तपोबल। देखिए यहां पे दीर्घ स्वर संधि आपको मिल गया, वार्ता धन आलाप। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आप यहां पे देखोगे आ का योग आ से हो रहा है, आ का योग आ से हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि। महाधनीश, महेश, गणेश, लंकेश, सुरेश, अगर ये सब कोई भी बात आ जाएगी तो आप सब लोग यहां पर ध्यान देना, आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आएगा तो वहां पे ए का योग हो जाएगा, और वहां पे आप लोग को तुरंत ये बताना होगा भैया इसमें कौन संधि हो जाएगी। इसमें जो है गुण स्वर संधि होगी, इस बात को भी आप सब लोग को ध्यान देना होगा, गुण स्वर संधि। तो महाधन ईस हो जाएगा, आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महेश में। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? भैया कठोर का विलोम तो हर कोई बच्चा जानता होगा, कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा ना। क्या होगा जाएगा? बोलो कोमल हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? सभी लोग बताओ, स्तुति का विलोम प्यारे साथियों सभी लोग बताओ। निंदा भी हो जाएगा आप सभी लोग बताओ, स्तुति का विलोम प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ स्तुति का विलोम। ठीक है, थोड़ा पानी दे दो। स्तुति का विलोम द्वेष, प्रशंसा, घृणा, क्या लगा रहे हो? बी बिल्कुल सही जवाब, निंदा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं भैया। कनिष्ठ शब्द का विलोम भैया हो, कनिष्ठ का मतलब छोटा, कनिष्ठ का मतलब छोटा, इसका मतलब छोटा ये भी नहीं हो सकता, लघु नहीं हो सकता। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आप लोग क्या बता रहे हो? ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या बता रहे हो? ज्येष्ठ बता रहे हो। अंतरंग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा।
तिमिर का विलोम क्या होगा? हाँ, तिमिर शब्द का स्नेह, अंधकार, अंधेरा, स्नेह से यहां कोई मतलब, यहां पर ध्यान देना प्यारे साथियों, स्नेह से यहां कोई मतलब नहीं है, अंधकार अंधेरा से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि तिमिर का ये पर्यायवाची है, इसलिए विलोम पूछ रहा है तो आपको बताना होगा प्यारे साथियों। 32 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या? प्रकाश हो जाएगा। 33 कृष्ण शब्द का विलोम, काला का जो होगा विलोम हो जाएगा सफेद, और सफेद, और कृष्ण का विलोम अगर आपसे पूछेगा तो शुक्ल हो जाएगा, क्या? शुक्ल हो जाएगा। कहते नहीं है आप सब लोग सुने होंगे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, सुने होंगे, तो 33 का आंसर बी हो जाएगा। विज्ञान में उपसर्ग क्या बताओगे? बी धन ज्ञान, बी धन ज्ञान, यहां पर आंसर बी हो जाएगा। पुरातन शब्द में उपसर्ग पुरा धन अतन, यहां पर क्या बताओगे? सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 36, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आदि धन काल, आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या लगाओगे? मामा धन एरा, आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब। प्यारे साथियों आप बताओ कि मॉडल पेपर अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो ना? बहुत ज्यादा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सब लोग ऐसे वो दिन दूर नहीं कि पूरा का पूरा प्रश्न पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे फोड़ के आने वाले हो। पढ़ाई में क्या होगा? प्रत्यय पढ़ धन आई, आंसर इस बात को ध्यान देना, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिखावट, यहां पे क्या है? आवट, आवट देखो यहां पे क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब। वट मत लगा देना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विशेषण पूछ रहा है भैया, 40 नंबर का है क्वेश्चन, जो शास्त्र शब्द का विशेषण पूछ रहा है। शास्त्रिक और शास्त्रे से मतलब नहीं है, ई ये प्रत्यय जुड़ रहा है और ये क्या हो जा रहा है? शास्त्रीय हो जा रहा है, बी बिल्कुल सही जवाब यहां पे बता रहा है, ठीक है ना। रंग शब्द का विशेषण, रंगून कोई जगह की बात यहां नहीं हो रही, रंगबाज की बात नहीं हो रही है, और रंगरेज की बात नहीं, रंग धन ईन, यहां पे क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा प्यारे साथियों। 41 का जवाब क्या बता रहे हो? रंगीन हो जाएगा, ठीक है। 41 का जवाब डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद में इक प्रत्यय जुड़ेगा, वेद में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो वैदिक हो जाएगा, आंसर क्या बताओगे? ए बिल्कुल सही जवाब। वैदिकवादी, अवेद, वेदांत, इनसे कोई मतलब नहीं है। आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप बताओ आचार्य शब्द क्या है? आचार्य तो बहुत से आचार्य हो सकते हैं, अगर किसी व्यक्तिगत किसी पर्सनल की अगर बात आप करोगे तब तो वहां पर जो है क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। लेकिन आचार्य आप जानते बहुत से आचार्य हो सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आपको पता है संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, ठीक है, यहां पर भी बात ध्यान देना। चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? भैया आपको मैंने बताया हूं जहां प्रत्यय जुड़ा रहेगा, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? चतुर्धन आई, आई कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई, इसलिए इसमें क्या आप लगाओगे? भाववाचक संज्ञा, यहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक। गुच्छा क्या है? एक उद्देश्य से परक बात कह रहा है, और गुच्छा जो है क्या है? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से टोली समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, सभा, ये सभी क्या है? सभी समूहवाचक संज्ञा है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पावर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? पावर्ण का भैया बताओ जल्दी से। उपओष्ठव, आपने नाम सुना होगा, उपओष्ठव, बार बार आप सबको मैं बता रहा हूं। उ बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ होगा। इस सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दा वर्ण का बताओ भाई। लिटू लसा नाम दंता, लसा नाम दंता, आप सब लोग ये भी पढ़े हो। जैसे यहां पे देखो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ता तू का मतलब ता वर्ग, और ता वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? ता था दा धा, ता था दा धा ना। अब यहां पे देखो, और ला, और क्या है? सा, इसलिए सा को दंती सा कहा जाता है, नाम साइलेंट है। देखो क्या कह रहा है? दा वर्ण पूछ रहा है, देखो कहीं दा दिख रहा है? ये दिख रहा है। दा का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत हुआ। आप लोग को यहां पे देखिएगा, दंत से मात्र इतने वर्ण बोले जाते हैं, इनका उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। यहां पर 47 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 48 का देखिएगा भाई, प्रश्न संख्या 48, का वर्ण का उच्चारण स्थान। आप सबको बताया था उच्चारण स्थान से 5 प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर, और देखो यहां पर भी 4 प्रश्न दिया है, 3 प्रश्न। अकुह विसर्ज नीया नामा कंठा, नीया नामा कंठा। अब यहां पर देखो भैया क्या है? आ का मतलब क्या हो जाएगा? आ बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग में क्या क्या आ जाएगा भैया? का खा गा घा अंगा,
का खा गा घा अंगा सभी आ गए, चलो भैया ठीक है। उसके बाद में हा, और क्या है उसके बाद में, क्या है हा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है का वर्ग था, ठीक है। उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग का ये चिन्ह जो होता है, विसर्ग भी क्या हो जाएगा, विसर्ग आप लोग ऐसे देखे होंगे, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। और नीया नाम क्या है, नीया नाम साइलेंट है, सभी का उच्चारण कंठ है। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, का वर्ग दिख रहा है, का वर्ग ये दिख रहा है, तो यहां पर उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। डी, डी आंसर लगा रहे हो ना, डी आंसर लगा रहे हो। चलो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं प्यारे साथियों, भी कल ही आप सबको पढ़ाया हूं, बाकी तो आप लोग बहुत पहले से भी आप सबको सिखाते आया हूं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ से अलग हो जाएगा कोई पत्ता, तो यहां पे क्या होगा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा कारक का प्रयोग कर रहा है भैया, अपादान से अलग। अपादान का चिन्ह क्या होता है, अपादान कारक का बताओ, अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग, क्या से अलग, से अलग। तो यहां पर जो है आप सब लोग बताओ कि पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो अलग होगा कि नहीं, अलग हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। करण कारक का चिन्ह, हाँ देखो कारक से 3 प्रश्न यहां पे दे दिया, देखो कारक से, देखो ए भी कारक का प्रश्न, ए भी कारक का प्रश्न, ए भी कारक का प्रश्न, 3 प्रश्न दे दिया। अब देखो करण कारक का क्या होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब देखो यहां पर जो है क्या है, से या के द्वारा दिख रहा है, ने दिख रहा है तो कर्ता का चिन्ह है भैया, नहीं होगा। को के लिए किसका है, संप्रदान का चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। में पेपर किसका है, अपादान का है, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बच रहा होगा से द्वारा, देखो यहां पे लिखा भी है से या के द्वारा, आंसर क्या लगाओगे, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना क्वेश्चन यानी 51 प्रश्न जो है आपके व्याकरण के थे। कमेंट करके मुझे बताओ व्याकरण के 51 प्रश्न में कितना आपने सही किया, 51 प्रश्न में कितना सही किया भाई, सभी लोग बताओ। 51 प्रश्न आपके व्याकरण का दिया हुआ है मॉडल पेपर में। आप लोग को मैं किस लेवल पे सिखा चुका हूं, यूट्यूब से लेके ऐप से लेकर कहीं से भी आप मुझसे अगर पढ़े हो तो 51 में व्याकरण कितना सही कर दिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 51 में 51 सही कर दिए होगे दोस्त, क्योंकि उस लेवल का आप सबको मैं पढ़ाया हूं। अब आइए किताब पर चर्चा करते हैं, यानी जो बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में कौन सी है। भैया आपको एक ट्रिक बताया हूं, बाबा जी को याद रखिएगा। बाबा का मतलब बा से हो जाएगा, बा से क्या हो जाएगा मतलब भैया, सीधे सीधे आपके सामने लिखा हुआ है, बा का मतलब हो जाएगा बातचीत, और इन बा का मतलब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, क्या बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहीं बालकृष्ण भट्ट क्या पूछ रहे हैं। देखो ये देखो बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, ये देखो बातचीत मिल गया, आंसर क्या लगाओगे, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बातचीत है क्या भैया, बातचीत आपकी निबंध है, क्या ललित निबंध है, यहां पर आंसर ध्यान देना। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, आपको पता होना चाहिए, उसने कहा था, जो कि किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये जो है चैप्टर है। इन्होंने 3 कहानी लिखा है, 3 कहानी आपको ट्रिक बताया हूं, बी यू यस याद रखना। बी से हो जाएगा बुद्धू का कांटा, और जो है यू का मतलब हो जाएगा उसने कहा था, एस का मतलब हो जाएगा सुखमय जीवन। हाँ ये कभी कभी उसने कहा था जो है पुस्तक कब जो है प्रकाशित हुआ, 1915, ये 1911, ये 1911, यानी पहला लास्ट 1911 और 1915, ये आप सबको अच्छे से याद रखना है। इन्हीं की 3 ही कहानी है, और ये जो उसने कहा था कहानी है ये 5 भागों में विभक्त है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सूबेदारनी की शादी किससे होती है, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ उस सूबेदार का नाम क्या है, सूबेदार का वो नाम क्या है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। 54 उस देखो फिर देखिए, उसने कहा था फिर कहानी पूछा गया, देख रहे हैं एक एक चैप्टर से 3-3 प्रश्न, 2-2 प्रश्न। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, हंसने और धर्म से कोई मतलब नहीं, व्यंग से कोई मतलब नहीं। यहां पर धर्म प्रधान की जगह अगर कर्म प्रधान होता तब तो चांस बनता, तब तो कर्म प्रधान आप सही कर सकते थे, लेकिन जब कर्म प्रधान नहीं है तो आपको चरित्र प्रधान लगाना पड़ेगा, आंसर ए बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हंसने और व्यंग और धर्म से कोई लेना देना इस कहानी से नहीं है। हजारा सिंह बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना भैया आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अर्धनारीश्वर है, जो कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, आधा नर आधा नारी। शिव और पार्वती का ये कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का ये कल्पित रूप है, ठीक है ना। सॉरी,
शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर हो गया। तिरिक्ष किसका है सभी लोग बताओ, तिरिक्ष किसका है भैया? उदय प्रकाश जी का है, आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में ही है। शिक्षा किसका है? जे कृष्णमूर्ति का है। और उसके बाद में संपूर्ण क्रांति तो हर बच्चे को मालूम होगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। ठीक है ना, आप सब लोग यहां पर ध्यान देना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है भैया? अपने बिहार के लाला है, कहाँ पे? सिमरिया गांव, आप लोग जानते होंगे बिहार के। जयप्रकाश नारायण का सॉरी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ था? सिमरिया, बिहार। आप सब लोग को ये मालूम होगा। देख रहे हैं, दिनकर से 3 क्वेश्चन पूछा है, यानी अर्धनारीश्वर से 3 प्रश्न आया है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? इसका मतलब आप लोग अच्छे से अर्धनारीश्वर चैप्टर, उसने कहा था, बातचीत, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना। एक एक चैप्टर से 3-3, 2-2 प्रश्न पूछ रहे हैं लगातार। जो कि पहला प्रश्न है, सॉरी पहला अध्याय क्या है? बातचीत, वहां से देखो 3 प्रश्न मिला। उसने कहा से दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, हर जगह से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर भारतेंद्र युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, रीत युग के हैं, किसके हैं? छायावादोत्तर युग, यानी जो है आधुनिक काल में छायावाद के बाद के युग के हैं ना। निम्न में किस शीर्षक कहानी में गैग्रीन का उल्लेख किया गया है? रोज देख रहे हैं, रोज, इनकी रोज यही कहानी। इसकी विधा क्या है? आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, इनकी रोज यही कहानी है प्यारे साथियों। अब यहां पर आप सब लोग से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रोज के लेखक कौन है? सभी लोग बताओ इनके लेखक कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, अज्ञे जी का। अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाता है, तो अज्ञे का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ, पूरा नाम उनका है। ठीक है ना। आगे देखिएगा प्यारे साथियों, रोज, देखिए रोज से भी 2 क्वेश्चन मिल गया अभी अभी। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है भैया? हो मालती है इनकी नायिका, और इनकी शादी होती है महेश्वर के साथ। पिछली साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि जो है मालती और महेश्वर के पुत्र का नाम क्या था? तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, आप लोग जानते भी हो उनके पुत्र का नाम क्या था। तो प्यारे साथियों, हर बच्चा जानता है, उनके पुत्र का नाम टीटी था। क्या था? टीटी था। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। महेश्वर पेशे से पूछा जाता है बार बार, क्या थे? तो डॉक्टर थे। ठीक है ना। यहां पर आंसर क्या लगा रहे हो? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 आइए। अज्ञे के पिताजी का नाम, अज्ञे का जो पूरा नाम है क्या? अभी अभी मैं बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। लेकिन इनके पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो आप सब लोग बी बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 61 पे आते हैं। भगत सिंह की रचना कौन सी है? भगत सिंह की रचना कौन सी है प्यारे साथियों? हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे? भगत सिंह की रचना जो है, ओ सदा नीरा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है। उसने कहा था जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। एकमात्र ऑप्शन बच रहा होगा भैया, एक लेख और एक पत्र, जो कि इसकी विधा आपसे पूछेगा तो आप लोग बताना भैया एक ऐतिहासिक पत्र है। आप सबको यहाँ पता होना चाहिए। भगत सिंह जो है ऐतिहासिक पत्र वहां पे जो है किसके लिखते हैं? तो अपने मित्र सुखदेव जी को लिखते हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन 2023 में पूछा, पिछली नहीं 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगत सिंह ही बोले हैं कि अगर जो है किस मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहे हैं भगत सिंह? कोई बता पाएगा क्या? किस मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहे हैं प्यारे साथियों? बताओ जल्दी से। चलो देखिएगा, चौर कैसे ताल है? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 ताल हैं, एक ताल है चौर और एक ताल है मन। ठीक है, आप सब लोग ध्यान देना। जो चौर ताल है वो उथला है। क्या है वो उथला ताल है। ठीक है ना। और उसके बाद जो मन ताल है वो गहरे और विशाल है। कैसा है? गहरा और विशाल है। ठीक है ना, बहुत गहरा और बहुत बड़ा, विशाल है। ठीक है ना। क्या है? बहुत गहरा और बहुत विशाल है। प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए ये उथला वाला जो है, उथला वाला, इसमें जो है ठंडियों के टाइम में या गर्मियों के टाइम में पानी कम हो जाता है। यहां पर जो है खेती भी की जाती है। क्या? यहां पे खेती भी की जाती है। तो यहां पर आपसे 2 जो है ताल पूछा जा सकता है, 2 ताल। एक ताल है चौर, एक ताल है मन, जो सदा नीरा ओ सदा नीरा चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आपसे मन ताल पूछेगा तो गहरे और विशाल बताना। इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं याद करने के लिए, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना। अपने आप समझ लो जो मेरा मन है ना वो बहुत विशाल है, बहुत गहरा है, कंफ्यूज नहीं होगे। जब चौर अकेले बचेगा चौर उथला हो जाएगा। बस ये क्या है? गहरा और यानी विशाल यानी बड़ा है, उथला मतलब ऊपर ऊपर है, बस ऐसे छोटा सा उथला उथला है ना। तो कंफर्म रहेगा ना? कंफर्म रहेगा? बोलो जल्दी से। तो यहां पर चौर कैसा ताल है? उथला है।
गहरे और विशाल जो है कौन है, मन वाला ताल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं लल्ला, आप सब लोग ध्यान देना। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? बिहार बोर्ड में एकमात्र एकांकी है जो उसका नाम क्या है, सिपाही की मां। सिपाही की मां जो है एकमात्र एकांकी है। इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। कौन है, मोहन राकेश हैं प्यारे साथियों। इस बात को भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है, सिपाही की मां। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। सबसे पहली बात, ओ सदानीरा आपसे पूछेगा तो यहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए इसकी विधा क्या है। इसकी विधा क्या है, निबंध है। अगर आपसे पूछे इसके निबंधकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। ए आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जयप्रकाश नारायण, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। मैं एक चीज देख रहा हूं अभी तक जो मैं नोटिस कर पाया इस मॉडल पेपर से, मैं जैसा कि सॉल्व कराते आपको नोटिस कर रहा हूं, यहां पे देख रहा हूं हर चैप्टर से 2-3 2-3 2-3 2-3 हर चैप्टर, कोई अभी तक कोई ऐसा चैप्टर स्टार्टिंग से मुझे नहीं मिला जिसको इन्होंने ना टच किया हो। आप सब लोग बताओ, पढ़ रहे हो एक साल से, मुझे आप लोग इस बात का कमेंट करके बताओ ये बात सच है कि नहीं। हर चैप्टर को इन्होंने टच कर रहा है, हर चैप्टर को टच कर रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं दिख रहा है जिसको ये टच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 66, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके लेखक हैं। इनकी एकमात्र आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक जो ये चैप्टर है आपके बिहार बोर्ड में आत्मकथा, उसका नाम क्या है, तो आप लोग बताना जूठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1993 में इनको एक पुरस्कार मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान, अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान। आपसे ये बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनसे कहानी भी पूछी जाती है, इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया है। क्या है कहानी क्या है भाई, जल्दी बताओ। सलाम घुसपैठिए, क्या है, सलाम और क्या है, घुसपैठिए। ये इनकी क्या है, कहानी है। अगर आपसे कविता पूछ लेना, कविता जो पिछली बार पूछा था, सदियों का संताप 2024 का प्रश्न है, ये 2024 का प्रश्न है, ध्यान देना। सदियों का संताप ये 2024 का प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा का। सदियों का संताप और क्या है, बस बहुत हो चुका, ये भी इनकी कविता है, बहुत हो चुका। और क्या है, अब और नहीं, ये सभी क्या है, इनकी क्या है, कविता है प्यारे साथियों। इतनी बात याद है। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक के पात्र हैं? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, यही चैप्टर है, यही क्वेश्चन भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समुदाय यानी दलित समाज के थे, ठीक है, दलित समाज के थे। इस वजह से जब ये पढ़ने जाते थे तो ये कलीराम इनके स्कूल के प्रिंसिपल थे भैया। तो ये क्या करते थे, जब ये दलित वर्ग के पता चला तो इनसे ये जिद करके यानी जबरदस्ती करके, मार के, डांट के, टॉर्चर करके इनसे झाड़ू लगवाते थे। क्या, झाड़ू लगवाते थे। और यही कहानी जो है, पूरा जो है, यही आत्मकथा इन्होंने अपनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं बिहार बोर्ड में जूठन नाम से अपनी, जूठन नाम से अपनी ये आत्मकथा को लिखते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, गुरु झाड़ू लगवाते हैं, जूठन क्यों लिखे? जूठन इसलिए लिखे क्योंकि इनका जो ये समुदाय था इतना गरीब था, इतना छोटे वर्ग में थे कि ये जब जहां पर बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादियां होती थी तो वहां जब पत्तल में जो है जो जूठन बच जाता था, जो लोग खा के पत्तल फेंक देते थे, तो उस जूठन को इकट्ठा कर लेते थे और उसको इकट्ठा करके सुखाकर पूड़िया वगैरह रख लेते थे और सभी के जूठन से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसीलिए अपनी आत्मकथा जूठन नाम से इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो 67 का प्रश्न, 67 का प्रश्न क्या लिखे, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक के पात्र हैं? त्रिक्ष के, सदा निरन, ये देखो जूठन के। आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भैया, आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर क्या बताओगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन का एक चैप्टर है क्या, मलयज। इसकी ट्रिक क्या है, हंसते हुए मुझे मलाल हो गया, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या लगा रहे हो, यहां पे मलयज हो जाएगा। 68 का आंसर प्यारे साथियों सी बिल्कुल सही जवाब, जितने बच्चे आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न सभी लोग जवाब दीजिएगा। 69
हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? देखो अभी इसके पहले भी वही प्रश्न था। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है? मलयज का है। इसकी ट्रिक आपको मैं बता दूं, इसकी ट्रिक क्या होगी? हंसते हुए मुझे क्या हो गया? हंसते हुए मुझे मलाल हो गया। मलाल का मतलब क्या होता है? मलाल का मतलब ये मैं एक मतलब इसका शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहा हूं, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। मलाल का मतलब आप लोग समझिएगा मलयज। हंसते हुए मुझे क्या हो गया? मलाल हो गया। तिरिक्ष कहा शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? अस्तित्ववादी है, आदर्शवादी है, हास्य व्यंग्यवादी है, जादुई यथार्थवादी है? प्यारे साथियों 70 नंबर प्रश्न का जवाब आप सब लोग क्या दे रहे हो? जादुई यथार्थवादी। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन सी है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन सी है प्यारे साथियों? आप लोग मुझे जल्दी से बता दो। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। रोज किसकी है? अज्ञे जी की है। बातचीत किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। शिक्षा किसकी है? जे कृष्णमूर्ति की है। किसकी? जे कृष्णमूर्ति की। तो यहां पर देखो आपसे 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था, इनका पूरा नाम पूछा था, पूरा नाम। तो पूरा नाम आप लोग कमेंट करके एक बार बताओ पूरा नाम क्या होगा? तो क्या होगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। आप सब लोग यहां पर ये भी बात ध्यान देना, ठीक है? क्या हो जाएगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 72 पे देखते हैं। लीड वेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? भैया हो, जो लीड वेटर थे इनको कृष्णमूर्ति को किस नजर से देखते थे? एक विश्व शिक्षक के रूप में इनको देखते थे। शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे और इनको एक विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो इनका जो है ध्यान देना कि आंसर बी हो जाएगा। ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होगा? भैया हो, लंगड़े शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भारी शरीर का आदमी, या भाड़े का मजदूर। यहां पर ओरांव शब्द का मतलब क्या होता है? भाड़े, सॉरी, यहाँ पे धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर माना जाता है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? गंडक नदी को निमित्त मानकर क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? सभी लोग बताओ। ओ सदा नीरा। निमित्त मानकर ओ सदा नीरा चैप्टर लिखा गया है। और ओ सदा नीरा का हिंदी अर्थ होता है जल से परिपूर्ण। क्या होता है? जल से परिपूर्ण होता है। आप सब लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको लिखे कौन है भैया? जगदीश चंद्र माथुर ने इनको लिखे हैं। और ये क्या है? सदानीरा आपका विधा क्या है? निबंध है। रामधारी सिंह, ओ हो, रामधारी यानी जो है ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से चौथा प्रश्न मिल गया, बीच में यहां भी आ गया, देख लो ना। और रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? भैया बिहार के इसमें कितने लोग हो? सब लोग हैं गुरुजी, हम हैं, हम भी हैं। तो आपसे पूछूं, अगर जो है भागलपुर जानते हो क्या? अगर भागलपुर जानते हो तो सब लोग बता देना। भागलपुर विश्वविद्यालय में ये क्या थे? उप कुलपति के रूप में आसीन रहे हुए हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय। 75 का आंसर प्यारे साथियों क्या बता रहे हो? सभी साथी सी बता रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, देख रहे हो रामधारी सिंह दिनकर का ये लगभग 5वां प्रश्न आ रहा है। देख रहे हो अर्धनारीश्वर फिर मिल गया। शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? भैया अर्धनारीश्वर अपने आप में क्या है? एक निबंध है। सी बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति है। किस चैप्टर से लिया गया? बातचीत की चर्चा हो रही यहाँ पे। और बातचीत के राइटर कौन है? आप सबको पता है भैया, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे कह रहे हैं जो स्पीच का एक उद्देश्य होता है वो सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, यह उक्ति किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की। प्रकृति वर्णन से संबंधित है। प्रकृति वर्णन से संबंधित क्या होगा भाई? प्रकृति वर्णन से संबंधित क्या हो जाएगा? देखिएगा, अधिनायक होगा, बताओ, हार जीत होगा, छप्पे होगा, ऊषा। प्रकृति वर्णन, ऊषा मतलब क्या? सुबह की बात हो रही है भाई, ध्यान देना। ऊषा का मतलब क्या हो जाएगा? सुबह की बात हो रही है और सुबह के टाइम में प्रकृति की ही चर्चा होती है, प्रकृति का ही वर्णन होता है। तो यहां पर आंसर क्या बताओगे? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। आंसर क्या लगाओगे? ए। ये 2024 में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2024 का भी ये प्रश्न है, ध्यान देना। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होगा भैया? गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या होगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव
मुक्ति बोध हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान देना, रेल पदाधिकारी, सेना अधिकारी, जिला अधिकारी या काराधीक्षक। आंसर क्या बताओगे? बी बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या बता रहे हो? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांव का घर, गांव का घर कविता के कवि कौन है? भूषण है, भूषण से यहाँ कोई चर्चा नहीं। सूरदास और जो है नाभादास से कोई चर्चा नहीं है। प्यारे साथियों, ज्ञानेंद्रपति। आंसर डी बता रहे हो ना। गांव का घर शीर्षक किसका है? ज्ञानेंद्रपति का हो जाएगा प्यारे साथियों 82 का आंसर डी। बहुत सही जवाब दे रहे हो। ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आंसर क्या बताओगे? बी बिल्कुल सही जवाब। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्यारे साथियों, 83 तक में आपने कितना सही जवाब दे दिया? जल्दी से बताओ कितना सही कर दिया भाई। चलिए प्रश्न संख्या 84 देखिएगा। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? भैया हो, आप सबसे पहले ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको कट करो। ध्यान देना, कुशीनगर में नहीं हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद में नहीं हुआ है, तो एक मात्र बचेगा राजापुर बांदा। तुलसीदास का जन्म कहां हुआ है? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम अगर कोई बता पाए तो मुझे एक बार कमेंट करके बताए कि इनका बचपन का नाम बार बार पूछा जाता है। कवि भूषण जो है उत्साह से भरे थे, वीर से पूरी तरीके से भरे थे। ध्यान देना, इनके सभी रस, इनके जो है कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन सी है? ध्यान देना, इनकी महाकाव्य की बात की जाए तो कामायनी है। आपसे इस बात को बार बार पूछा जाता है। उर्वशी जो है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान इलाहाबाद में है। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद तो दिया नहीं ऑप्शन में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं दिया। अब क्या किया जाए भैया, जब दोनों नहीं है तो इसका मतलब आप सब लोग ध्यान देना, इनका और लोकल की बात कर रहे हैं। आंसर डी हो जाएगा, निहालपुर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवियत्री कौन है? तो पुत्र वियोग कौन है भैया? शीर्षक कविता की कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा नहीं, ठीक है, और सहजोबाई नहीं, मीराबाई नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरा खोया हुआ खिलौना, भाई पुत्र की बात हो रही, पुत्र वियोग, क्या पुत्र वियोग की बात हो रही है? तो जब मेरा खोया हुआ खिलौना, खिलौना का मतलब यहाँ पे क्या है? बेटा। खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, मतलब जो मुझसे मेरा बेटा खो गया है वो अब तक मेरे पास नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कहां से लिया गया? पुत्र वियोग से ही लिया गया। जो अभी तक मुझे मेरा बेटा मुझसे खोया है, मैं उसी वियोग में हूं, मैं उसी वियोग में हूं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। वाह भाई क्या बात है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? अधिनायक से है, हार जीत से है, जन जन चेहरा एक से है, गांव के घर, गांव का घर की है। आंसर क्या बताओगे? सी बिल्कुल सही जवाब। 90 का आंसर प्यारे साथियों सी बिल्कुल सही जवाब आप सब लोग दे रहे हो। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां का रहने वाला था? ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के थे तो इसलिए दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहां पर रायपुर अगर होता तो सही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन आपको यहां पे भिलाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात है, तो आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दानव दुरात्मा एक और मानव आत्मा एक, क्या दानव दुरात्मा एक मानव आत्मा एक, यहां पे क्या बताओगे? सभी लोग बताओ। ठीक है, ठीक है, आत्मा, अच्छा आत्मा बोलना है मुझे, आत्मा बोलना दुरात्मा बोलना? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? गांव का घर की, ऊषा की, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक का। प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि ये मॉडल पेपर, अच्छा अभी तक 92 91 क्वेश्चन आप सब लोग दे दिए जवाब, इसमें कितना सही आप लोग कर दिए? सही से बताना, एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आप सभी साथियों को मैं किस लेवल तक का सिखा ले गया हूं। तो यहां पर ध्यान देना, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक किस पंक्ति यानी किस कविता से लिया गया है?
ठीक है, किस कविता से लिया गया है? तो आप लोग बताओगे जन जन का चेहरा एक। 92 का आंसर प्यारे साथियों सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? प्यारे साथियों मैं आपको ट्रिक बताया था, भूषण एसएससी पास हो गया। क्या हो गया? भूषण एसएससी पास हो गया। 3 रचना याद रखना। एस का मतलब हो जाएगा क्या? शिवराज भूषण, इन्हीं की रचना है, इन्हीं की रचना है। एस का मतलब हो जाएगा क्या? शिवा बावनी, क्या इन्हीं की रचना है। और सी का मतलब हो जाएगा क्या? छत्रसाल दशक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यही 3 रचना है आपके बिहार में 12th में। तो क्या है यहाँ पे? ये देखो छत्रसाल दशक पूछ रहा है, ये मिल गया। तो भूषण को देखो कहीं है क्या? ये है। आंसर क्या बताओगे? डी बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या बताओगे? डी बिल्कुल। 91 में 90 सही है, अरे वाह, ठीक है, बहुत सही यार। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। ये कैसे चल रहा है यार? हम्म, आकाश से बुलाना थोड़ा। ये हैंग कर रहा है क्या? कैसे? चलो यहां पर जो है एक बच्चा लिख रहा है सर 84 नंबर में कंफ्यूजन है। 84 नंबर में क्या कंफ्यूजन है लल्ला? 84 में क्या कंफ्यूजन है? 84 में भाई तुलसीदास का जन्म आपको मालूम नहीं है क्या? तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ है? सभी लोग बताओ। राजापुर में हुआ है। हैं? राजापुर कहाँ है? बांदा में है, उत्तर प्रदेश में। इसमें कौन सा कंफ्यूजन है? इनका जब जन्म हुआ था तो ना आप लोग करके रोए थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था, इनके मुंह से निकला था राम, इसीलिए इनका बचपन का नाम राम भोला पड़ा था। ठीक है, और क्या बताइए तो है। चल आगे देखा कितना हुआ था क्वेश्चन, कहां तक आप लोग सॉल्व किए थे? चलो ये हो गया था, ये भी हो गया था। 90, 91, दानव दुरात्मा एक, ये भी हो गया था। छत्रसाल भी हो गया था। अब बताओ प्रश्न संख्या 94, कवि जायसी की रचना कौन सी है? कवि जायसी की रचना कौन सी है? सभी लोग बताओ, बताओ जल्दी से, जायसी की रचना कौन सी है? भैया हो, यहां पर कवित्व भी नहीं है, छप्पय भी नहीं है, ऊषा भी नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे पहला यानी काव्य खंड का सबसे पहला अध्याय अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कड़बक मिलेगा। बी बिल्कुल सही जवाब। चित्रलेखा नहीं है, चित्ररेखा है। ठीक है, लेखा आप लोग मत समझना। ठीक है, यहाँ पे जो है मॉडल पेपर में ही उन लोग गलत दिए हैं। चित्ररेखा है, लेखा नहीं है। नामक रचना के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आंसर क्या बताओगे? डी बिल्कुल सही जवाब। चित्ररेखा हो गया, आखिरी कलाम हो गया, खरावट हो गया, कन्हावत हो गया, कुछ भी ऐसे में आप सब लोग जो है इस बात को ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, राम मार्गी। राम के कौन होंगे? तुलसीदास होंगे, तुलसीदास होंगे। ठीक है, ज्ञान मार्गी कौन होंगे भैया? ज्ञान मार्गी सभी लोग बताओ, ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर होंगे। कृष्ण मार्गी कौन होंगे? सूरदास होंगे, सूरदास होंगे। एकमात्र दिख रहा होगा क्या? प्रेम मार्गी कौन होंगे? जायसी होंगे। तो आंसर क्या बताओगे? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या बता रहे हो? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भैया हो किस काल कवि हैं? भक्ति काल के हैं, क्योंकि भक्ति काल 2 भागों में विभाजित किया गया था। आंसर 97 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब। 98 में क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहां से संकलित है? सूर सागर से लिया गया है। कहां से? सूर सागर से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? भैया हो आपको पता है साहित्यिक अवधि भाषा में हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। साहित्यिक अवधि भाषा में कौन सा महाकाव्य? रामचरितमानस सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी में, साहित्यिक अवधि भाषा में। निम्न में लोकनायक
निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं, बताओ। लोक पक्षधरता के कारण, लोक पक्षधरता यानी सभी जनता के हित के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है, किनको कहा जाता है लोकनायक? आप लोग बताओगे जयप्रकाश नारायण, आंसर ए हो जाएगा। इनका बचपन का नाम बाउल था, इनको जेपी भी कहा जाता था, और प्यारे साथियों आपको पता है इनको लोकनायक भी कहा जाता था। 100 में कितना आंसर आप सब लोग सही किए हो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, जिससे कि मुझे लगे कि आप सब लोग की ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। प्यारे साथियों मुझे एक बार जल्दी से बताना कितना आप लोग 100 में सही कर दिए हो, सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दो। कितना सही किए हो भाई, जल्दी बताओ। चलो 83 क्वेश्चन में सर थोड़ा डाउट लग रहा है, 83 में क्या दिक्कत है? 83 में आप लोग कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है भाई। 83 बहुत आसान लग रहा है यार। रघुवीर, देखिए ये तो क्या है, तुमुल कोलाहल कला में होगा नहीं, रघुवीर सहाय होंगे नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है भाई, बताओ जल्दी से। पुत्र वियोग, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ऊषा पूछ रहा है, एकमात्र ऑप्शन क्या बचेगा? शमशेर बहादुर सिंह। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है 83 में, क्या दिक्कत है भाई? अब मुझे कॉन्फिडेंस से बताओ प्यारे साथियों कि आप सब लोग कितना आंसर सही किए हो, यानी 100 में कितना सही किए हो, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। 100 में कितना सही किए हो प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ। 94, 95 प्लस, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्यारे साथियों। पावर अप, एक बार कमेंट करके बरसा दो प्यार, कमेंट करके बरसा दो पावर अप। प्यारे साथियों आप सब लोग के लिए दिन रात मेहनत किया था, और वो दिन दूर नहीं, ऐसे आप लोग का कॉन्फिडेंस 7 फरवरी और 5 फरवरी, आर्ट के बच्चों के लिए 5 फरवरी और साइंस के बच्चों के लिए 7 फरवरी, ऐसे आप सब लोग 95 प्लस ऐसे मुझसे बोलोगे कि गुरुजी 95 प्लस मुझे आ रहा था। ये मेरे द्वारा मॉडल पेपर नहीं निकाला गया है, आपके बिहार बोर्ड समिति द्वारा निकाला गया है, जो कि 99 सर मेरा सही हुआ, वाह बहुत सुंदर। 96, 98, मैं देख रहा हूं अधिकांश कमेंट लगभग 90 के ऊपर है, और मजा आ गया, दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। आप सब लोग की ऐसी ही तैयारी होती रहे। अब आप सभी को मैं सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर दिखा दूं कि सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर कैसे पूछा गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर में मॉडल पेपर में क्या आया हुआ है इसको भी थोड़ा से आप सब लोग समझ लो। ठीक है, अभी आप लोग को जाना नहीं है, जाना नहीं है, थोड़ा से क्या है सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर भी आप सब लोग जान लो कि कैसे जो है क्या पूछ रहा है, सब्जेक्टिव में लेवल क्या है। ठीक है ना, तैयार हो ना जी? एक मिनट, चलो देखिए खंड भा, ठीक है, खंड बा में देखिएगा विषय निष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या है, इसमें निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 6 निबंध दिया हुआ है, 6 निबंध। अब 6 निबंध में क्या क्या है देखोगे, एक मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्योहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, आधुनिक यंत्र, मानव, प्रदूषण, एक विकट समस्या। अब यहां पर प्यारे साथियों छात्र जीवन तो बहुत अच्छे से मैं आप सबको बताया हूं। प्रिय अपने रचनाकार, यानी रचनाकार का मतलब आप कवि भी कह सकते हो, कथाकार भी कह सकते हो, ये भी यानी लेखक भी कह सकते हो, प्रिय लेखक, मतलब इस पर भी मैं आप सबको निबंध बताया हूं। ठीक है, आप सभी को मैं हरित क्रांति पे बताया हूं, प्रदूषण पर बताया हूं। तो आप सब लोग प्यारे साथियों यहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कैसे करना है, आप सबको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे डिजाइन कर करके आप सबको सही करना है, कैसे आपको कॉपी को लिखना है, अच्छे से बताया हूं। अभी मैं सब्जेक्टिव आंसर भी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा उसके आगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का साप्रसंग व्याख्या। कमेंट बॉक्स में एक बार अपना प्यार बरसाइएगा कि मैं साप्रसंग व्याख्या लिखना आपको सिखाया नहीं सिखाया, कई बार सिखाया, कई सेशन लाया। पावर ऑफ मुटका भैया जिंदाबाद, थैंक यू, लेकिन पावर ऑफ विद्याकुल। ठीक है, तो प्यारे साथियों मैंने आप सभी को साप्रसंग व्याख्या लिखना सिखाया, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मैं साप्रसंग में 4 का 4 नंबर यानी 2 करोगे तो पूरे के पूरे मुझे ये उम्मीद है कि 8 में 8 आपको मिल सके यहाँ, क्योंकि आपके लिए 4 प्रश्न दिया रहेगा और 4 में 2 करना रहेगा। ठीक है, तो साप्रसंग व्याख्या, इसी प्रकार पुरुष की स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। आपको पता है किस चैप्टर का है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो भैया। उसके बाद वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बार बार पूछी जाती है पंक्ति, इसको भी मैं आप सभी के लिए जो है प्यारे साथियों सिखाया हूं, एक बार मुझे भी बताना।
आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। प्यारे साथियों, सूरदास की बात हो रही है। सूरदास जो है नंद के कृष्ण भगवान जो है नंद की गोद में बैठ के खाना खा रहे हैं और सूरदास अच्छी पंक्तियों से लिख रहे हैं और मैया यशोदा देख के ऐसी जो है आपन खात नंद मुख नावत, खुद भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी नावत मतलब डाल रहे हैं, नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, ऐसी छवि को, ऐसी दृश्य को, ऐसे मनोरम दृश्य को कहते नहीं बन रहा है, ऐसे मनोरम दृश्य को कहते नहीं बन रहा है। आपको पता है सप्रसंग व्याख्या अभी मैं बता रहा हूं कैसे लिखोगे। आगे है, शीत न लग जाए इस भय से। अब देखो बहुत आसान तरीके देख रहे हो, शीत न लग जाए इस भय से, इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। पुत्र वियोग में बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें पुत्र वियोग की चर्चा होती है। जिस समय पुत्र बुलाता है, शीत ना लग जाए यानी ठंडा ना लग जाए, बच्चे को ठंड ना लग जाए, इस वजह से, इस डर से, इस भय से उसको गोद से नहीं उतारा, उस बच्चे को गोद से उन्होंने नहीं उतारा। उसके बाद में छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय उनको उस बच्चा ने मां कहकर पुकारा, उस समय काम छोड़कर दौड़ कर आई, अपने काम को छोड़कर वो दौड़ कर आई। शालिनी कुमारी सर 2025 में गर्दा उड़ा देंगे। वाह मेरी बहना, दीदी गुड़िया, थैंक यू। ओ मेरी प्यारी सी मुटकी दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर क्या से लिखोगे अभी मैं बताता हूं सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है। और अगला प्रश्न देखिए, पत्र देखो, पत्र में क्या पूछा है भाई। पत्र में दो, अपने महाविद्यालय प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिससे विलंब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया हो। ठीक है, यहां पर जो है दंड माफ करने के लिए अनुरोध किया गया हो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को बताओ। इसको मैं बताया हूं, बस इतना फर्क है, पिताजी के बजाय मैं आपको वहां पे जो बताया हूं माताजी के लिए बताया हूं। ठीक है, तो वहां जहां माताजी है वहां पिताजी लिख देंगे। प्यारे साथियों, पूरा पैटर्न सिखाया हूं, पूरा पैटर्न सिखाया हूं। क्वेश्चन बताओ आसान है कि नहीं। ठीक है ना, चलो प्रश्न संख्या 4 में क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है भैया। 5 प्रश्नों में कौन कौन से हैं। पहली चीज, होंगे तो 10 प्रश्न, लेकिन आपको 5 देना है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखें, कैसे। आपको पता है वहां पे 2 भागों में बट जाता है। धांगड़ों को अंग्रेज चंपारण में क्यों लाए थे, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार आंसर देना है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे प्यारे साथियों, यहाँ पर सिपाही की माँ का जो है यहाँ पे अध्याय से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कवि जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कवि सूरदास रचित पद के अनुसार कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। पुत्र का छौना यानी पुत्र को छौना कहने यानी छौना मतलब बेटा में क्या भाव छुपा है। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता। छौना का मतलब होता है चतुर, चालाक, है ना, चतुर चालाक, तो इसीलिए जो है छौना शब्द बोल रहे हैं। ठीक है ना। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी मैं आपको बताया हूं। एक जो है क्या है, नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र, हर कोई जानता होगा। ठीक है। राख से लीपा हुआ चौका के माध्यम से उषा शीर्षक कविता के कवि क्या कहना चाहते हैं। राख से लीपा हुआ चौका एकदम पवित्र, सुबह उषा के टाइम की चर्चा हो रही है। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए। और यहाँ पे 5वें में क्या कहा, 3 प्रश्न का उत्तर देना, 6 दिया रहेगा। अर्धनारीश्वर का निबंध लिखना है, उसने कहा था का सारांश लिखना है, बातचीत का है। प्रथम पद तुलसीदास की बात कही जा रही, कभी मुक्ति बोध की बात की जा रही है और प्यारे नन्हे बेटे। या मतलब जो जो आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया था, देख रहे हो लगभग वहीं से प्रश्न है। स्टार्टिंग के देखो, स्टार्टिंग के मैं आपको बताया था चैप्टर, ये सब नाम ये सभी देख रहे हो स्टार्टिंग में ही है। 3 तो स्टार्टिंग में आपको मिल गए और तीनों आपको मैं अच्छे समझाया हूं। बाकी इधर काव्यखंड के हैं, काव्यखंड की भी बात वही हुए। और संक्षेपण की बात आ जाए तो संक्षेपण प्यारे साथियों 2 मिलता है, 1 करना रहता है। संक्षेपण 2 रहेगा, 1 करना रहेगा, जिसमें से आपको पता है 4 नंबर का मिलेगा। संक्षेप करने में आप सभी को मैं बताया हूं कि विषय जरूर लिखना, और विषय छांटने के लिए सबसे इसमें आसान तरीका क्या होता है, देखिएगा आप सब लोग के लिए जो सबसे ज्यादा शब्द इसमें लिखा हुआ रहेगा,
जो सबसे ज्यादा इसमें आपके लिए प्रभाव दिखेगा, जिस शब्द का ज्यादा बार रिपीटेड रहेगा, उसी शब्द को लिख देना है। क्या? उसी शब्द को लिख देना है। मुटका भैया, मुझे अब हिंदी से कोई डर नहीं है। थैंक यू, थैंक यू दीदी। अब हिंदी से कोई डर नहीं है, पूरा भरोसा हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया, सब्जेक्टिव का भी लेवल क्या हो सकता है, और बिहार बोर्ड का 95% लगभग पेपर यही रहता है। मतलब ये डिजिट डिजिट बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैटर्न इससे हार्ड नहीं जाएगा। आप इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है? इसके लिए परेशान मत होना। कॉन्फिडेंस ऐसे रखना, ऐसे कॉन्फिडेंस रखना। अब से लेकर जितना भी मैं सेशन लेकर आऊंगा आपकी इस चैनल पर, आप सभी साथी जो है पूरा का पूरा सेशन देखिएगा। बाकी बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, यूट्यूब की सारी क्लास देखते चलना, बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे, टॉपर आप ही बनोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये मुझे पूरा आप सबकी पढ़ाई पर भरोसा है, जिस हिसाब से आप लोगों ने आंसर दिया, ठीक है? तो प्यारे साथियों, आप सब लोग अच्छे से इस बात को ध्यान देना। चलिए हम लोग आप सभी को थोड़ा सा बता देते हैं कैसे जो है इंग्लिश, किस किस का इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट, सबके लिए हिंदी तो वही है ना। बोलो क्या प्रॉब्लम है विद्याकुल स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मजाक करी, सब मजाक कर रहे हैं। ऐसे मजाक होता है? तुम तो डरा दिए मुझे, भाई इस बच्चे को क्या डरा, क्या प्रॉब्लम आ गई? ये तो मेरी दीदी है, ये तो मेरी भैया है ना, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो आपको हो ही नहीं सकती है। चलो, सर अब चलते हैं, डाटा खत्म हो गया। नहीं नहीं, रुके रहो, आपको सब्जेक्टिव आंसर भी दिखाते हैं। उसको लाओ थोड़ा सा, उस मतलब उस पेज को, पीपीटी पे। प्यारे साथियों, आप सभी को मैं पेपर दिखाता हूं सब्जेक्टिव में लिखना कैसे है, ठीक है? हालांकि मैं आप सबको खूब सिखाया हूं, खूब पढ़ाया हूं, लेकिन सर बहुत इजी प्रश्न था। पढ़ा दिया हूं इतना इसलिए इजी था, ठीक है? ऐसे इजी नहीं था। चलो देखिएगा यहाँ पे कैसे प्रश्न करना है आप सभी साथी को, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने रहेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में लेफ्टन साहब की जेब में क्या निकले थे? जेब से क्या निकले थे? बेल के आकार के 3 गोले निकले थे, जो कि मैं आपको पढ़ाया हूँ, सिखाया हूँ, जानते हो, ठीक है? ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक अच्छा कला है, यानी प्रविधि है, जो यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वमंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। क्या? सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। और सुहृद गोष्ठी बातचीत करने का यह तारीफ है कि बात करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं बात के एक में प्रकट नहीं होता है, ठीक है? अब धांगड़ों को अंग्रेज चंपारण क्यों लाए? धांगड़ों को अंग्रेज चंपारण क्यों लाए थे? यहाँ धांगड़ों को गोरे अंग्रेज रामनगर के तत्कालीन राजा नील की खेती के लिए लाए थे। दक्षिण बिहार के गया जिले के भूपईड़ लोग की इसी तरह नील की खेती के लिए हिमालय की तलहटी में लाए गए। ये सब आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, इस बात को मत सोचना नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है? आप सभी साथी ध्यान देना, इसका मैं पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये सब क्वेश्चन भी मैं पूरा सॉल्व कराया हूं। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वाति नक्षत्र के लिए। प्यारे साथियों, इसका पूरा का पूरा आंसर मैं आप सभी के साथी को मैं शेयर किया हूं, अच्छे से बताया हूं। पुत्र का छौना यहाँ पे जो है आपको पता है प्यारे साथियों, हिरण आदि पशुओं का बच्चा, इसलिए छौना शब्द प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है हिरण जैसे एकदम चुस्त दुरुस्त, एकदम पूरी तरीके से हिरण अथवा बाघ का बच्चा भोला सुंदर दिखता है, चंचल दिखता है, तेज दिखता है, इसीलिए वो जो है मां भी अपने बेटे के लिए छौना शब्द का प्रयोग की। छौना, ठीक है ना? सर पीडीएफ दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, पीडीएफ दे देंगे भाई, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है। वैसे पीडीएफ कौन सा पीडीएफ, उसको तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे के पास होगा, ठीक है? आंसर मैं बता ही दिया हूं, डाउनलोड करके टिक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अबू सैम बाबूजी, ठीक है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, निधन
और कहाँ के थे, और इनके माताजी का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह, शिक्षा, ऐसे आप सबको लिखना है। फिर उसके बाद प्रस्तुत निबंध, जो कि पूरा का पूरा आप सभी साथी को यहाँ पर इसका सारांश और निबंध लिखना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी साथी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। आप सब लोग को अच्छे तरीके से तैयारी आप सबकी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा, इसके लिए आप सब लोग परेशान मत होना। बहुत अच्छे तरीके, जो बच्चा आज तक अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा या थोड़ा कम पढ़ा होगा, उसको मैं दिनेश शाश्वत उसको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि अब से लेकर सारी क्लास यूट्यूब की जितनी जाएगी इस चैनल से, बिहार बोर्ड यानी जो है विद्याकुल चैनल से, आप सभी के लिए जितनी भी क्लास में हिंदी के लेकर आऊंगा, देखना मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा अच्छा नंबर में दिला सकता हूं। पूरा का मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप इसके लिए परेशान मत होना। जिस तरीके से मॉडल पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया, इसका बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और बाकी मैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं पूरा का पूरा आप सभी के सामने में पेश जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी लोग जो जो नए साथी हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए सबसे सटीक आंसर मॉडल पेपर का, हिंदी का भी आपने देखा, ऐसे बारी बारी सभी सब्जेक्ट का आपके सभी शिक्षक जो है लेकर मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिससे आप सब लोग सबसे जल्दी सबसे सटीक आंसर जान सको। इसलिए जो हमारे नए मेहमान हैं, जो नए सदस्य हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, हर बच्चे ये लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।